प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं प्राची बहुगुणा ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 के विषय गणित में आपका पुनः स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अपना अध्ययन शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम माइंडफुलनेस एक्टिविटी करेंगे, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी कक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, एक्टिवली लिसनिंग करने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए बच्चों, इसको प्रारंभ करते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और आंखें बंद कीजिए। थोड़ी देर तक आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। जो आपके परिवेश में ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन ध्वनियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और तैयार होंगे अपनी आगे की कक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, हम लौटते हैं अपनी कक्षा में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं इससे पहले की कक्षा में पूर्ण संख्याओं का पाठ प्रारंभ कर चुकी हूं। इस संबोध में मैंने आपको पूर्ण संख्याओं के गुण, प्राकृत संख्याओं के गुण, संख्या रेखा पर योग, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बच्चे इससे जुड़े प्रश्नोत्तर कर रहे होंगे और कक्ष में भी जो आपकी क्लास है उसमें भी आप जब बैठे होंगे तो आपके पास निश्चित रूप से अपनी बुक, अपनी नोटबुक और अपनी पेन पेंसिल जरूर होगी। तो बच्चों, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण, यानी कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याओं के गुण में सबसे पहला गुण है बच्चों संवृत्त गुण, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या होता है ये संवृत्त गुण? देखो बच्चों, इसको इस तरह से समझो। संवृत्त का मतलब है कि अगर हमें कुछ संख्याओं का एक समूह लिया है और उस पर हम कोई संक्रिया करें, जोड़ की या गुणा की, मैं दो ही संक्रियाओं की बात करूंगी यहां पर, क्योंकि संवृत्त गुण केवल जोड़ और गुणा के लिए है। तो उसका जो उत्तर आएगा वो भी उसी संख्या के प्रवृत्ति का होगा। इसको थोड़ा सा ऐसा समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं। देखो बच्चों, जैसे सपोज मैं 5 और 10 जोड़ती हूं। 5 और 10, इसमें आता है बच्चों 15। ठीक है, अब आप ये समझिए 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 10 भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसका जो उत्तर होगा वो 15, वो भी एक पूर्ण संख्या है। यानी कि संवृत्त प्रॉपर्टी कहती है कि जिस समूह पर हमने संक्रिया की है और उस समूह में जिस प्रकार की संख्याएं हैं, उसी प्रकार की संख्या उसके उत्तर के रूप में भी प्राप्त होती है। उसी प्रकार का मतलब बच्चों, पूर्ण है तो पूर्ण, प्राकृत है तो प्राकृत, इस सेंस में बात हो रही है। ठीक है, तो देखो मैंने 5 और 10 जोड़ा, 15 उत्तर आया। 15 जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 भी पूर्ण संख्या है और 10 भी पूर्ण संख्या है। यानी जोड़ में तो संवृत्त नियम का पालन हो रहा है। अब हम बात करते हैं गुणा की। गुणा का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं गुणा कर रही हूं 0 की 15 से। ठीक है बच्चों, 0 की 15 से गुणा करके क्या आता है? 0 की 15 से गुणा करके आता है 0, शून्य आता है। और आपको पता है शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो जब मैं किसी पूर्ण संख्या में किसी दूसरी पूर्ण संख्या की गुणा कर रही हूं तो मुझे उत्तर भी एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो संवृत्त गुण है, ये जोड़ के लिए भी काम करता है और गुणा के लिए भी काम करता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये संवृत्त गुण घटाने के लिए यानी व्यवकलन के लिए या फिर भाग के लिए भी काम करता है या नहीं करता है। तो चलो बच्चों, इसको चेक कर लेते हैं। एक हम घटाने वाला सवाल देखते हैं, पूर्ण संख्याओं का घटाना देखते हैं और देखते हैं कि क्या संवृत्त गुण वहां पर भी लागू होता है अथवा नहीं लागू होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले एक बहुत सरल सा प्रकार लेते हैं। 6 - 2 = 4। आपने घटाना है, घटाया आपने, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, उत्तर भी पूर्ण संख्या, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन अब अगर मैं 2 - 6 कर दूं तब क्या आएगा? मैंने उल्टा कर दिया है ना।
मैंने 6 माइनस 2 तो 4 है, लेकिन 2 में से 6 घटा दिया है तो कुछ गड़बड़ हो गई है, छोटे में से बड़ा नंबर घटाया जा रहा है, डेफिनेटली आंसर जो जाएगा वो कुछ माइनस में आएगा। ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। तो इसका मतलब है कि अगर 6 माइनस 2 4 है तो 2 माइनस 6 4 नहीं है। इसका मतलब जो भी उत्तर है वो पूर्ण संख्या तो नहीं है। जो भी इसका उत्तर आएगा बच्चों वो पूर्ण संख्या नहीं आएगा। इसका मतलब घटाने में संवृत्त गुण लागू नहीं होगा। घटाने में संवृत्त गुण लागू नहीं होगा, यानी कि सिर्फ योग में और गुणा में ये लागू होता है। भाग का एक और हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो भाग का भी देख लेते हैं बच्चों, भाग में है कि नहीं है। मैं एक भाग का आपको छोटा सा सवाल बताती हूं। जैसे हमने भाग किया है 8 भाग 4। बच्चों ये भाग का साइन होता है, आप पढ़ चुके हो। मैं 8 को 4 से भाग दे रही हूं, बहुत सरल है, उत्तर आएगा 2, ठीक है। अब जो ये 2 है ये तो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। भाग की संक्रिया करने के बाद प्राप्त उत्तर भी पूर्ण संख्या है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं क्या करूं बच्चों, मैं 7 भाग 5 कर दूं, इसका उत्तर आ जाएगा 7/5। अब बच्चों इसका उत्तर चाहे आप भिन्न में लिखोगे चाहे दशमलव में लिखोगे, पूर्ण संख्या तो ये नहीं रह गई, पूर्ण संख्या ये नहीं रह गई। इसका मतलब ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि भाग में भी संवृत्त का गुण लागू नहीं होता। संवृत्त यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है भाग की संक्रिया में भी, सिर्फ अप्लाई होती है जोड़ में और गुणा में, ठीक है। और आगे आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़ोगे बच्चों, वो केवल जोड़ और गुणा में ही लागू होंगे, भाग और घटाने में वो लागू नहीं होंगे। तो संवृत्त गुण आपने ये पढ़ा, आपने ये समझा, ठीक है बच्चों। बच्चों जब आपने पिछली कक्षाओं में भाग सीखा था तो आपने भाग का एक पैटर्न विकसित किया था। आपने क्या कहा था, भाग में जैसे अगर मैं कहना चाहूं कि आपको 8 को भाग करना है 2 से, ठीक है, 8 को भाग करना है 2 से। अब आपको ये बहुत आसानी से आता है कि भाई इसका उत्तर 4 होगा, लेकिन एक और तरीका था कि हम क्रमागत रूप से घटाते हुए चले, क्रमागत रूप से घटाते हुए चले और उत्तर पाए। देखो कैसे, 8 माइनस 2 जो है ना, इसी को करना है। 6 आया, 6 माइनस 2 4 आया, 4 माइनस 2 2 आया, और 2 माइनस 2 कितना आया बच्चों, 0। यानी कि 1 2 3 4 4 स्टेप में आपका उत्तर 0 मिल गया। कितने स्टेप में मिल गया, 4 स्टेप में, यानी इसका उत्तर आपका कितना है, 4, यानी कि 4, ठीक है। तो ये आपने नियम यहां पर पढ़ा है कि हम भाग करने के लिए क्रमागत रूप से घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 2 को भाग देना है 0 से, और बताओ इसका उत्तर क्या है। 2 को भाग देना है 0 से और इसका उत्तर बताओ, ठीक है। अब 0 से भाग देना आपको नहीं आता, आप इसको माइनस के हिसाब से करने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या करते हैं, 2 माइनस 0 2, फिर 2 माइनस 0 2। तो क्या ये चीज आगे कभी समाप्त होगी? कभी ये क्रम जो हम लेके जा रहे हैं, क्या कभी ऐसा होगा कि यहां पर 0 आ जाए? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम बार बार 0 ही घटाते रहेंगे, 0 ही हम भाग कर रहे हैं 0 से ही, तो इसका जो क्रम है वो चलता रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो वो परिभाषित होता ही नहीं है। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता, और जो परिभाषित नहीं होता वो संवृत्त गुण के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमेशा परिभाषित हो सकती हैं। यानी कि भाग में हमने 2 तरह के उदाहरण देख लिए, एक हमने वो 7/5 वाला देखा, एक हमने ये देखा। यानी 0 से भी हम भाग करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है परिभाषित नहीं, ठीक है। तो यानी कि 0 से विभाजन
शून्य से विभाजन में हमें क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। शून्य से विभाजित होने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। शून्य से विभाजित होने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। ठीक है, और ये आप आगे की क्लास में पढ़ोगे बच्चों कि क्या होता है जब 0 से डिवाइड करते हैं। अब ये आप इसको यहीं छोड़ दो, बाद में आपको शून्य से भाग करने के क्या उत्तर आता है ये भी आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप इसको समझोगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी संवृत गुण। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा गुण है बच्चों क्रम विनिमय का गुण। क्रम विनिमय का गुण, और क्रम विनिमय का गुण भी ये कहता है कि पूर्ण संख्या के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय है। अब आप इसको ऐसे समझो, क्रम विनिमय का मतलब क्या है? क्रम का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस। और विनिमय का मतलब होता है उसमें फेरबदल। विनिमय आपने पढ़ा है, मतलब आदान प्रदान हो जाए, इसका उसको मिल जाए, उसका इसको मिल जाए, फेरबदल हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को जोड़े या गुणा करें और उनका जो क्रम है, जो उनकी सीक्वेंस है, उसको चेंज कर दें, ठीक है, तब भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर समान ही रहता है। देखते हैं इसको। जैसे मैंने 3 और 2 जोड़ा, इसका उत्तर आता है बच्चों 5। ठीक है, मैंने पहले 3 लिया, फिर 2 लिया, उसका उत्तर आया 5। अब मैंने 2 को इधर कर दिया, 2 और 3 कर दिया, इसका उत्तर तो अभी भी 5 आया ना, यानी क्रम बदल दिया है हमने, लेकिन उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या रेखा पर भी हम इसको देख सकते हैं। मैं इसको जोड़ रही हूं अगर संख्या रेखा पर, देखो बच्चों, ये संख्या रेखा है, ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मैं 5 तक ही बनाती हूं। ठीक है, अब देखो 3 में 2 जोड़ना है, तो आप यहां पर हो, इसको ए पॉइंट मान ले, और 2 जोड़ना है ना, तो कितने कदम आगे बढ़ोगे बाईं तरफ? 2 कदम, 5 पे पहुंच गए, तो उत्तर आ गया ना 5। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं, इसको बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो बच्चों, इसमें आप 2 पर हो, किस पर हो? 2 पर, 2 पर हो, इस पॉइंट को मान लो ए, और 3 आगे बढ़ना है आपको, यानी 3 दाईं तरफ छलांग मारनी है आपको। ठीक है, तो 1, 2, 3, बी पे पहुंच गए, पहुंचे तो 5 पे ही ना, तो इसका उत्तर क्या है? 5 ही रहेगा। यानी क्रम विनिमय का गुण कहता है कि चाहे हम जोड़ को किसी भी क्रम में जोड़ें, ठीक है, ए बी सी डी जोड़े, चाहे डी सी बी ए जोड़े, उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, गुणा भी यही क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। पूर्ण संख्याओं की गुणा देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा जोड़ का था, योग का था। योग में हमने देखा कि क्रम बदलने पर आंसर में कोई चेंज नहीं होता। अब हम देखते हैं गुणा। गुणा देखते हैं बच्चों, गुणा कैसे होती है। मैंने गुणा किया 6 की 5 से, ठीक है, 6 पंजे 30, ओके, और फिर मैंने 5 को आगे लिख दिया और 5 की गुणा कर दी 6 से। क्या उत्तर में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर जो क्रम विनिमय का गुण होता है वो लागू होता है। क्रम अगर बदल भी जाए तो उत्तर में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, अब जब हमने जोड़ और गुणा देख लिया है तो थोड़ा सा हम घटाना और भाग भी देख लेते हैं कि वहां पर यह नियम लागू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा घटाना देख लेते हैं। देखो मैं क्या कर रही हूं, मैं 9 - 3 कर रही हूं, उत्तर आ रहा है 6, उत्तर आ रहा है 6। मैं क्रम बदल दूं, क्रम बदल देती हूं, मैं यही तो करना है हमने, 3 - 9 कर देती हूं, उत्तर 6 नहीं आएगा,
ये तो पहले भी बता चुके हैं कि 3 - 9 करने पर उत्तर 6 आ भी नहीं सकता भाई। अगर 9 - 3 6 है तो 3 - 9 तो 6 नहीं हो सकता ना। आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है घटाने में क्रम बदलने पर हमारा उत्तर अलग हो जाता है और जरूरी नहीं वो पूर्ण संख्या मिले हमें, ठीक है। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि क्रम विनिमय का गुण घटाने के संक्रियाओं पर लागू नहीं होता। उसके बाद हम भाग की संक्रिया भी देख लेते हैं, ठीक है। भाग की संक्रिया में देखो बच्चों, मैंने 6 को 3 से भाग किया। आपको तो पता ही है 3 दूनी 6, जो इधर होता है ना बच्चों इसको बाहर रखते हैं और जो ये वाला होता है इसको अंदर रखते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 3 दूनी 6, तो कितना उत्तर आ गया बच्चों? 2, ठीक है। अब मैंने इसका क्रम बदल दिया, मैंने कर दिया 3 भाग 6, ठीक है। जाहिर सी बात है जब 6 भाग 3 को हम एक तरह से 6/3 भी लिख सकते हैं तो इसको हम 3 भाग 6 तो लिख ही सकते हैं ना, एक ही तो बात है। यहां पर 6 ऊपर 3 नीचे, यहां पर 3 ऊपर 6 नीचे, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। इसका मतलब भाग भी क्रम विनिमय के गुण को कवर नहीं करता, यानी कि भाग की संक्रिया पर क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता। क्रम बदलने पर उत्तर ही बदल जाएगा। अगर मैं इसको और छोटा करूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो 1/2 है, ये तो आधा है, और ये 2 है, बहुत फर्क है। 2 में और 1/2 में तो बहुत ज्यादा फर्क है। 1/2 मतलब आधा, 2 मतलब 2, है ना। तो इस कंडीशन में भाग पर भी क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुणा पर होता है, ना घटाने पर होता है ना भाग पर होता है। अब हम बढ़ते हैं साहचर्य गुण की तरफ, ठीक है। साहचर्य गुण की तरफ देखो बच्चों, साहचर्य गुण तब आता है जब हमें संख्याएं, काफी सारी संख्याएं दी हो और उनके बीच में कोई एक संक्रिया करनी हो, जैसे या तो जोड़ करना हो या गुणा करना हो। मैं 2 पर ही फोकस करूंगी। और अगर हम उनको अलग अलग रूप में जोड़ें, अलग अलग कोष्टक लगाकर जोड़ें, फिर भी उसके उत्तर में कोई फर्क ना हो, इसको समझते हैं किस तरह से करना है। देखो, साहचर्य गुण समझ लीजिए। साहचर्य गुण में क्या है, सपोज आपको 2 + 5 + 3 जोड़ना है, ठीक है बच्चों। 2 5 3 जोड़ना है, आपको ये पता ही है इसका उत्तर 10 है। इसका उत्तर 10 है। अब मैं क्या करती हूं, मैं इसको लगाती हूं ब्रैकेट में और इसको रखती हूं अलग। और आपने कोष्टक पढ़े हैं, पहले तो कोष्टक के अंदर का ही सॉल्व होगा, तो 2 और 5 जोड़ देते हैं। 2 और 5 कितना हुआ? 7 + 3 कितना आ गया बच्चों? 10। कितना आ गया? 10। यानी कि उत्तर वही है जो हमने सीधे तौर पे जोड़ा था। अब इसका जो ब्रैकेट है वो कुछ अलग तरह से लगा लेते हैं। इसका जो ब्रैकेट है वो कुछ अलग तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है। इसका ब्रैकेट लगाते हैं 2 + 5 + 3। अब मैंने ना इन दोनों को ले लिया ब्रैकेट में, ठीक है, 2 अलग कर दिया मैंने, ओके। तो देखो बच्चों क्या आएगा, 2 + 8, 5 और 3 8 होता है ना। उत्तर में कोई फर्क आया क्या? उत्तर में क्या कोई फर्क है? उत्तर तो 10 ही है। चाहे आपने पहले वाले 2 संख्याओं के बीच में ब्रैकेट लगाया, चाहे आपने बाद में दूसरी और तीसरी संख्या को ब्रैकेट में लिखा, उत्तर में कोई फर्क नहीं है। यह है साहचर्य, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा गुणा का भी देख लेते हैं। जैसे 4 × 5 × 2, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। अब मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। 4 पंजे 20 और 20 × 2 40, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देती हूं, ठीक है। 4 को अलग, 5 और 2 को ब्रैकेट में। 5 दूनी 10 और 4 धाम 40। आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, 5 को अलग कर लो।
आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 को अलग कर लो और चारों 2 को ले लो ब्रैकेट में। बात तो वही है ना, मैंने 5 को अलग कर दिया, चारों 2 को ब्रैकेट में ले लिया, तो 5 अलग हो गया, 4 दूनी 8, 5 अठे 40, 40 ये भी है, 40 ये भी है, 40 ये भी है, यानी कि हमारा उत्तर जो है वो समान है। यानी जो साहचर्य गुण होता है वो जोड़ भी दिखाता है, गुणा भी दिखाती है, लेकिन भाग और घटाना साहचर्य गुण नहीं दिखाएगा। भाग और घटाना साहचर्य गुण नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा 16 भाग 4 भाग 2। देखो बच्चों, 16 भाग 4 भाग 2, ठीक है। अब देखो, पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। तो 16 को 4 से भाग करेंगे, 4 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 16 को अंदर लिखेंगे तो उत्तर आएगा 4 चौक 16, यानी कि इसका उत्तर तो आपको आ गया 4। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया 4, और भाग 2 भी है। ठीक है, तो 4 भाग 2 फिर 2 आ गया उत्तर। पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया, फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करने के बाद जो बाहर वाली संख्या है 2, उसको ब्रैकेट के अंदर जो उत्तर आया उससे भाग दिया। तो क्या इसका उत्तर 2 है? हाँ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, मैं सोच रही हूं ऐसा कर देती हूं। अब ठीक है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। देखो बच्चों, ऐसे तो करते आ रहे हैं हम, यही तो साहचर्य का नियम है। साहचर्य का नियम यही तो कहता है कि आप ब्रैकेट में आप किसी को भी रखो, साहचर्य का नियम होगा। तो हम भाग में क्यों ना टेस्ट करें कि होता है कि नहीं होता है। तो देखो बच्चों, 16 भाग, अब 4 को 2 से भाग देना है तो इसका उत्तर तो 2 ही आएगा, इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 2। 16 तो भारी है, 16 भाग 2 आता है 8। आ गई ना दिक्कत, पहले उत्तर आया 2 और अब उत्तर आ रहा है 8। इसका मतलब भाग में यह नियम लागू नहीं होगा। हमने पूर्ण संख्याओं के जो भी गुण पढ़े वो या तो जोड़ पे चलेंगे या गुणा पे चलेंगे, ना घटाने पे चलेंगे ना भाग पर चलेंगे। तो ये पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण हमने पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने संख्या रेखा देखी थी, उसमें हमने संख्याओं को बड़ा और छोटा समझना शुरू किया था। हमने देखा था संख्या रेखा पर कैसे जोड़ होता है। तो थोड़े से उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा आप इस टॉपिक से थोड़ा सा हम इस टॉपिक के बाद उन क्वेश्चंस को एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं आपसे पूछूं कौन सी संख्या दूसरी संख्या के बाईं ओर है। दूसरी संख्या के बाईं ओर है। ठीक है, उसमें बच्चों एक तो संख्या है, एक संख्या है और दूसरी है अब आप ये बोलोगे कि मैम इतनी बड़ी संख्या रेखा तो हम बना नहीं सकते। जाहिर सी बात है, आप संख्या रेखा इतनी बड़ी नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये आपका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 2 लाख है, 2 लाख के ऑर्डर में है, 2,06,75। और ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये आपका 12,34,628 है। 12,34,628, ये 2,06,75। ठीक है, और जब मैंने आपको पहला वाला पार्ट बताया था तो मैंने आपको बोला था कि जो संख्या जितने ज्यादा अंकों से मिलकर बनी होती है वो संख्या उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये तो नियम यहां पर लग जाएगा। ये संख्या में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस संख्या में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जाहिर सी बात है, जिसमें 7 अंक हैं बड़ी वो है, जिसमें 7 अंक है वो संख्या बड़ी है। ठीक है, तो
अब ये भी आपको पता है कि संख्या रेखा पर जो बड़ा होता है ना बच्चों, वो दाईं तरफ होता है। जो बड़ा होता है वो दाईं तरफ होता है। एक बार थोड़ा सा संख्या रेखा समझ लेते हैं। ये संख्या रेखा बनाई थी आपने, 0 1 2 3 4 5 इतना ही रखते हैं। देखो बच्चों, ये 4 है और ये 1 है ना। ये जो है ये दाईं तरफ है। कैसा है ये? दाईं तरफ। और ये है बाईं तरफ। आप ऐसे खड़े होते हो ना, ये दायां ये बायां, तो बड़ा जो है वो दाईं तरफ है। बड़ा जो है वो दाईं तरफ है, छोटा बाईं तरफ है। छोटा क्या है? बाईं तरफ है। अब जाहिर सी बात है, ये छोटा है, ये कैसा है? छोटा है। ये बड़ा है, तो बाईं तरफ यही तो होगा। कौन सी संख्या होगी बाईं तरफ? बाईं तरफ होगी 2,06,75। ठीक है, तो ये किस तरफ होगी? बाईं ओर। और ये होगी किस तरफ? दाईं ओर। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको संख्याओं के युग्म दिए हो और आपको ये पूछा जाए कि बच्चों बताओ कौन सी संख्या किस संख्या के बाईं ओर होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो बड़ा वो सही, वो दायां, वो राइट। दायां मतलब राइट। जो छोटा वो बायां। ठीक है ना, वो टेढ़ा, वो उल्टा। ओके, तो इस कंडीशन में जो बड़ा होगा वो दाईं तरफ होगा और जो छोटा होगा वो बाईं तरफ होगा। आप इसमें कुछ संख्या रेखा वगैरह बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखकर ही उसको पता लगा सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज में से भी हम कुछ और क्वेश्चंस भी लेके चल सकते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अपने घर पर कर रहे होंगे इनकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप जो है वो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, इस नियम की बात। इस नियम से जुड़े हुए आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, इस नियम से जुड़े हुए आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, साहचर्य गुण की। ओके, मैं आपको संख्याएं देती हूं और मैं आपको बोलती हूं उन संख्याओं का गुणा कैसे करनी है। ठीक है, तो देखो 25 गुणा 4 गुणा 8 3 5 8। ठीक है, आप क्या करेंगे, सपोज यहां पर नहीं है, ये गुणा यहां पर है। आप इसको सही ऑर्डर में लिखने के लिए 25 और 4 को आप पहले लिख लीजिए और फिर आप कर दीजिए 8 3 5 8। क्यों? क्योंकि 25 गुणा 4 100 और 8,358 में जब इसकी गुणा हो जाएगी 8 3 5 8 0 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,35,800। अगर आप इसको इससे गुणा करने चलते तो बहुत टफ हो जाता। तो बच्चों, ये हमने आज जो पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़े हैं, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर आप अपने कॉपी में करेंगे। जब भी आपका स्कूल खुलता है तब आप अपनी मैम को दिखाएंगे और आप पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और एक विशेष अपील मैं करना चाहती हूं उन बच्चों से जो कि किसी कारणवश हमारा जो ये टीवी पर प्रोग्राम है वो नहीं देख पाते हैं, तो वो उत्तराखंड का जो यूट्यूब चैनल है, डीडी उत्तराखंड का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारे रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। सारे के सारे रिपीट टेलीकास्ट आपको वहां पर अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाइए और अपनी पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से कीजिए ताकि किसी भी तरह आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।